नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का द स्टडी विजार्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th के प्रथम चैप्टर मैथ्स का उसके उदाहरण 5 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इससे पहले आप सभी ये प्रश्नावली 1.1 और 1 से लेकर 4 तक के सभी उदाहरण का सॉल्यूशन देख चुके होंगे। यदि नहीं देखेंगे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उदाहरण 5 में जो प्रश्न है कहता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा भिव्य है, क्योंकि ऐसा प्रश्न हर साल आपके 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक में पूछा ही जाता है। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि समझ में आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि कितना समझ में आ चुका है। तो हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके विपरीत मानते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या √3 को सिद्ध करना है तो हम √3 को परिमेय संख्या मानेंगे। तो सबसे पहला लाइन जो हम लिखेंगे हल में, हल तो लिखना ही, हल हल। उसके बाद लिखेंगे आपकी माना कि आप हमारे राइटिंग को स्किप करते हुए यानी कि छोड़ते हुए आप अपने राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। जो लिख रहे हैं वो समझ में आ जाए तो समझिए कि वो भी ठीक ही है, ठीक है। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। अब आप इतना जानते होंगे कि यदि कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तब जब √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 बराबर P/Q होगा। √3 P/Q के बराबर होगा, जहां मतलब कि यहाँ पर P और Q क्या होगा, ध्यान देंगे आप। P और Q जो होगा वह सहअभाज्य पूर्णांक होगा। अब सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा पूर्णांक जिसका मौसो 1 हो। जैसे 2 और 3 का आप मौसो निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 3 और 4 का मौसो निकाले तो कितना होगा, 4 और 5 का मौसो निकालिए, 5 और 6 का मौसो निकालिए तो क्या होगा, सभी का मौसो 1 आएगा। इसका मतलब हुआ कि 2 और 3 एक सहअभाज्य संख्या है, 3 और 4 एक सहअभाज्य संख्या है, 4 और 5 एक सहअभाज्य संख्या है। और यहाँ से देखने से आपको यह पता चलता होगा कि कोई भी 2 लगातार संख्या आप लेंगे तो वह सहअभाज्य पूर्णांक या सहअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो इसके आगे हमें क्या लिखना है कि √3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या हो जाएगा, सहअभाज्य पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे Q = 0 नहीं है। P के जगह पे आप कुछ ले लेंगे, Q के जगह पे कुछ ले लेंगे, लेकिन 0 नहीं लेना है। Q जो होगा वह 0 नहीं होगा, लेकिन आप P को 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, तो अब क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। वर्ग का मतलब आप समझते होंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए क्लास 10 तक, जब तक आप क्लास 10th में हैं और 12th में रहेंगे तो मैथ में भी थोड़ा सा जहाँ भाषा की जरूरत होती है वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे या फिर IIT JEE का तैयारी करेंगे तो वहाँ पे मैथ्स कितना भी बड़ा सोल्यूशन क्यों ना रहा, बस आपको भाषा लिख के समझाने की जरूरत नहीं है। आप सोल्यूशन कर दीजिए, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको टिक मार देना, लेकिन यहाँ पे भाषा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी कारण लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और इस पे लिख रहे हैं टैबलेट पे, तो हमें राइटिंग में भी थोड़ी दिक्कतें आ रही है, तो वो उतना आप सामना कर सकते हैं। कहता है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जैसे कि √3 का आप इधर से स्क्वायर कर दीजिए, बराबर P/Q है तो P और Q का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप भी समझते हैं, जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और P का स्क्वायर करेंगे तो P² बट्टा Q का स्क्वायर करेंगे तो ये Q² होगा। अब यहाँ से आप देखेंगे ये बट्टा में है यानी कि भागा में है, जब बराबर के इधर आएगा तो क्या गुना में होगा। तो ये हो जाएगा 3Q² बराबर P²। ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाला है, एक चीज समझने योग्य क्या चीजें हैं कि देखो आप समीकरण 1 ये ले लिया तो 3Q² क्या है कि P² के बराबर है।
क्या है कि 3q² p² के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि 3 जो है वह p² को विभाजित कर रहा है। 3 जो क्या है वह p² को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब यह भी निकलता है कि 3 जो है वह p को भी विभाजित करेगा। और यही चीज आपको भाषा में लिख देना है, यानी कि लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, या फिर समीकरण 1 यह दर्शाता है कि, ये मानो को है कि, ठीक है, दर्शाता है कि 3 p² को, 3 जो है वह p² को विभाजित कर रहा है। विभाजित करने का मतलब हुआ कि जब हम 3 से q² में भाग लगाएंगे तो वो पूरा कट जाएगा। तो विभाजित कर रहा है, तो जब कर रहा है 3 p² को विभाजित कर रहा है तो 3 p को भी विभाजित करेगा। और ये चीज आपको आपकी किताब में एक प्रमेय दिया होगा, 1.3 या 1.4 प्रमेय है, वहां पे आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि यदि कोई संख्या उसके स्क्वायर यानी कि वर्ग को विभाजित कर रहा है तो वह संख्या उसे भी विभाजित करेगा। तो 3 p को भी क्या है, 3 p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब इसके आगे लिखना है, अब हम 3q² है ना, 3q² ने p के बराबर हम आप 5k मान लेते हैं। p के बराबर क्या मान लेते हैं, 5k नहीं, यहाँ पे 3 है तो 3k ही मानना। लिखेंगे कि माना कि p बराबर 3k, जहाँ k कोई पूर्णांक है, जहाँ k क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, जहाँ k कोई पूर्णांक है, k कोई पूर्णांक है। अब p का मान क्या करना है, हमें समीकरण 1 में रखना है। p को हमने 3k के बराबर माना है, तो p का मान हमें समीकरण 1 में रखना होगा। तो अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ है p, समीकरण 1 है, तो 3q² में कोई बदलाव नहीं होगा, बस p के जगह पे हमें 3k रखना है। p के जगह पे हमें कितना रखना है, 3k, और p का स्क्वायर है तो 3k का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3q यानी कि 3q² बराबर 9k², यानी कि अब देखो 9k² हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन और निकाल सकते हैं। 3 जो है 9 को विभाजित करेगा, 3 9 से कटेगा, तो ये q² बराबर हो जाएगा 3k²। q² कितने के बराबर आ रहा है, तो 3k के बराबर आ रहा है। अब पिछले समीकरण की तरह यहाँ पे ध्यान दो, तो 3 क्या है कि q² को विभाजित कर रहा है। 3 अब किसको विभाजित कर रहा है, तो q² को विभाजित कर रहा है। तो अब हम फिर से वही भाषा लिखेंगे कि समीकरण 2 से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। तो समीकरण 2 से 3 q² को विभाजित कर रहा है, 3 q² को विभाजित कर रहा है। तो 3 जब q² को विभाजित कर रहा है तो 3 q को भी विभाजित करेगा। ये तो पहले ही बता चुका हूं कि 3 q² को विभाजित यदि कर रहा है तो यहाँ पे 3 q को भी विभाजित करेगा। अब देखो यहाँ पे देखो 3 q को भी विभाजित कर रहा है और यहाँ से देखो तो 3 p को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि दोनों में एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में है, तो उसी को हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, और इसी चीज को हमें लिखना है। जो चीज इसमें आपके समझ में आ रहा है बस उस चीज को लिख दो। तो अब हम आगे लिखेंगे कि अतः
क्या लिखना है आगे, अतः 5 ए और बी का उभयनिष्ठ, ठीक है ना, उभयनिष्ठ तो सही लिखे हैं ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, आगे अगले पेज में लिखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 क्या है कि 3, यहाँ से 3 होगा, 5 नहीं, √3 को हम सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ से 3 होगा, जब √5 को सिद्ध करेंगे तब हमें 5 लेना है, ठीक है, फिर से 5 ही लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे 3 लिखना है, कितना लिखना है, 3 जो है ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उसके आगे लिखेंगे परंतु इससे हमारे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, परंतु एक बार आप चुपचाप वीडियो देखते जाओ, ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखना है, बस जब पूरा हो जाए ना क्वेश्चन मैं फिर से समझाऊंगा तो देखना आप कितना आसानी से समझ जाओ। क्या लिखना है कि परंतु इससे हमारे या मेरे इस कथन का विरोधाभास का मतलब हुआ कि हम कह रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ, यानी कि हमारे कहने का उल्टा हो रहा है। तो विरोधाभास, इस कथन का विरोधाभास होता है कि ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है। किस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि सहअभाज्य पूर्णांक है, क्योंकि हमने जो माना था कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है, जिसका मतलब सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब मैं आपको समझाया था कि ऐसा संख्या जिसका मौसो जो होगा 1 होगा, यानी कि HCF 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 जो है ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उभयनिष्ठ और HCF जो होता है वह उभयनिष्ठ गुणनखंड ही होता है, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन सहअभाज्य पूर्णांक का जो HCF यानी कि मौसा होता है वह 1 होता है, तो इससे हमारे इस कथन का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है। यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ, तो यह विरोधाभास इसलिए यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने √3 को परिमेय संख्या मान लिया था, √3 को परिमेय संख्या मान लिया, तो ये तो इसी कारण विरोधाभास हुआ। तो लिखेंगे कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने सिद्ध करके भी दिखाया। एक बार मैं आपको फिर से समझाने का कोशिश करता हूं, अब आप समझना। इससे पहले यदि आपने समझा फिर भी बहुत अच्छा, नहीं समझा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे √3 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको कि √3 या फिर कोई भी संख्या हो जिसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना हो, उसके विपरीत मानेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है। और जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होता है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, और जो है Q भी शून्य नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग कर देना है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे आप, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और P/Q का स्क्वायर करेंगे तो ये P²/Q² होगा। अब आपको फिर से एक बार इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q² = P²।
अब यहाँ से आप अपनी किताब में देखना, एनसीईआरटी में लिखा होगा, चाहे कहीं किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा होगा कि यदि कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, देखो पी स्क्वायर का मतलब है 3, पी स्क्वायर जो है बराबर है 3 क्यू स्क्वायर को, तो यानी क्यू स्क्वायर तो पी स्क्वायर को विभाजित कर ही रहा है, लेकिन 3 भी जो है वह पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। और उस प्रमेय में आप पढ़ेंगे तो ये बताया गया है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से यह निकला कि 3 जो है वह p को विभाजित कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से p को 3k के बराबर या फिर कोई भी संख्या जो दिया होगा जिसे अप्रमेय सिद्ध करना है, जैसे √5 को अप्रमेय हमें सिद्ध करना होता, तो यहाँ पे p को हम 5k के बराबर मान लेते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखो क्यू स्क्वायर के बराबर के लिख दिया, ठीक है, 3 का ये गुणनखंड है तो 3 के हम मान ही सकते हैं ना, पी स्क्वायर जो है ये 3 का गुणनखंड है तो 3 के तो मान ही सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो p बराबर 3 के, जहां q कोई पूर्णांक है, क्या है, q कोई पूर्णांक है। अब क्या करना है, p का मान समीकरण 1 में रख देना है, तो वहां से रखने पे इक्वेशन को सॉल्व करने से, समीकरण को सॉल्व करने से यहाँ से आपको निकल के आएगा कि क्यू स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर, यानी कि 3 क्यू स्क्वायर के स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर का। तो यहाँ से आप ये भी देख रहे हैं कि 3 जो है वह क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। 3 क्या है कि क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। जब 3 क्यू को विभाजित कर रहा है और यहाँ पे 3 पी को भी विभाजित कर रहा है, तो यह भी निकल के आता है कि अतः 3 जो है ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब 3 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इससे हमारे इस कथन का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक किसको बोलते हैं, जिसका HCF 1 होगा। लेकिन यहाँ पे आप ए और बी का मौसो या फिर HCF निकालेंगे तो उसका HCF हो जाएगा 3। तो ये सहअभाज्य पूर्णांक का विरोधाभास हुआ। और यह विरोधाभास किस कारण हुआ, क्योंकि मैंने शुरू में √3 को परमेय संख्या मान लिया, अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, बहुत आसान था। ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की आप में फेर है। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आप जरूर समझ जाएंगे। इसमें तो मैंने 2 से 3 बार अभी ही समझा दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत आसान, ठीक है, उससे थोड़ा आसान ही है ये प्रश्न। कहता है कि उदाहरण 6 नंबर है आपका, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। तो पहले ही हम आपको बता दें, यदि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या, तो उसके विपरीत आप मानिए, यानी कि 5 - √3 को आप परिमेय संख्या मानेंगे या फिर आपको परिमेय संख्या मानना है। तो लिखेंगे हल, एक प्यारा सा शब्द हल। उसके बाद लिखेंगे कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। 5 - √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब 5 - √3 एक परिमेय संख्या होगा तो आप पहले जान चुके हैं कि 5 - √3 बराबर लिख सकते हैं p/q, जहां p और q, जहां पे p और q क्या होगा, ये सहअभाज्य, यहां से लिखता हूं, सहअभाज्य पूर्णांक है। p और q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और q जो है वह शून्य नहीं है, यानी कि q का मान शून्य नहीं हो सकता है। अब इसके आगे आप सॉल्व करते जाइए, बस आंसर आपका तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ से 5 - √3, सीधा हो जा भाई, हाँ 5 - √3। अब ये बताइए आप कि 5 - p/q बराबर √3 होगा या नहीं होगा। ये √3 को बराबर के इधर ले आया और p/q को बराबर के इधर लेके आया, तो 5 - p/q बराबर होगा √3 के। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बताओ, चूंकि p और q a/b या p/q कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, जो आपको मानने का मन हो वही मानिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p और q
पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है तो पूर्णांक ही हुआ ना, सहभाज्य पूर्णांक है, इसलिए सहभाज्य पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस पी बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब आप ये 5 तो पूर्णांक है, ये तो सब जानते हैं, और 5 माइनस पी बट्टा क्यू, पी और क्यू पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो एक पूर्णांक ही आएगा, और पूर्णांक को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। तो ये 5 माइनस पी बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या है, यानी समीकरण 1 से √3 भी एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस पी बट्टा क्यू ये एक परिमेय संख्या जब है तो ये इसके बराबर √3 है, तो ये √3 भी एक परिमेय संख्या है। तो यानी समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से √3, 3 ही है ना, √3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे पहले ही हमने सिद्ध किया है ना, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक कैसी संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, और इस कथन का विरोधाभास हो रहा है, हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और इस कथन का विरोधाभास हो रहा है, इस कथन का विरोधाभास हो रहा है। अब कैसे इस कथन का विरोधाभास हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा कि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे समीकरण से क्या निकल के आ रहा है कि √3 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। तो विरोधाभास यह कैसे प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ, तो हमें यह विरोधाभास का मतलब होता है कि कथन का उल्टा, हम जो कह रहे हैं उसका उल्टा। विरोधाभास अपनी गलत कल्पना, यानी कि सोचने के कारण, गलत कल्पना या फिर मानने के कारण, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, या फिर अतः 5 माइनस √3 एक कैसी संख्या है, तो 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया। दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा वीवीआई, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। देख लेना, अभी से 10 से 15 साल का पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना क्वेश्चन बैंक में, लगभग 15 उठाओगे तो 10 साल जरूर ऐसा होगा जिसमें यह प्रश्न पूछा ही गया होगा। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे देखो कि √3 एक अपरिमेय संख्या, और इसके साथ कोई भी संख्या जोड़ में हो, घटाव में हो, परिमेय संख्या हो, कुछ भी हो, तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान था, ये कहे तो आप एक बार समझा देता हूँ। 5 माइनस √3 को एक बार परिमेय संख्या, हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो हमने उसके उल्टा माना कि परिमेय संख्या है। उसके बाद 5 माइनस √3 पी बट्टा क्यू के बराबर लिख दिया। पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, जहाँ पे क्यू शून्य नहीं होगा, तो इसे सॉल्व करने से आया 5 माइनस पी बट्टा क्यू बराबर √3। एक पी और क्यू पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस पी बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या होगा। 5 भी परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में से कोई पूर्णांक जाए, परिमेय संख्या जाए, तो परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, यानी समीकरण 1 से परिमेय संख्या है, और यदि ये 5 माइनस पी बट्टा क्यू परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर √3 को दे रखा है, या फिर √3 आ रहा है,
तो इसका मतलब हुआ कि यानी समीकरण 1 से √3 भी एक परिमेय संख्या है। √3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और इस कथन का विरोधाभास हो रहा है, और कथन का विरोधाभास भी हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है, यहाँ पे √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √3 सॉरी यहाँ परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, अतः 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो हमें उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो के माध्यम से यह प्रश्न आप कितना % समझ पाए, और यदि आप समझ गए होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट चैप्टर नहीं होगा, प्रश्नावली 1.2 के साथ, जो कि नई बुक नई NCERT के थ्रू है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में भी बता देना।